हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे निकोलो मैकियावेली के ऊपर। उनके हम राजनीतिक विचार को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो शुरू करते हैं। 15वीं शताब्दी पुनर्जागरण का युग था। उस समय प्रमुख शक्तियाँ फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड थी। इटली में अव्यवस्था फैली हुई थी एवं यह शक्तियाँ इटली को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, जो 15वीं शताब्दी है उसको क्या है, पुनर्जागरण आंदोलन या पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पुनर्जागरण काल क्या था। तो जो 15वीं शताब्दी में है, तो जो प्राचीन वैल्यूज कल्चर, ठीक है, थे, यूनानी जो कल्चर था उससे आगे बढ़कर लोग क्या है, जो रूढ़िवादी विचार है उससे आगे बढ़कर कुछ थिंकरों ने काम किया, जिसमें कि एक मैकियावेली भी है। तो उसी काल को क्या है, हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। तो सामंतवाद एवं पोपशाही के कारण इटली की स्थिति क्या है, दयनीय हो गई थी, जिसका प्रभाव मैकियावेली के दर्शन पर देखा जा सकता है। तो जिसका इम्पैक्ट क्या है, मैकियावेली पे भी पड़ा। ठीक है। तो मैकियावेली का जन्म फ्लोरेंस नगर के में हुआ था 1469 में। ठीक है। उसे उच्च शिक्षा नहीं दी गई, लेकिन वह लैटिन भाषा का अच्छा ज्ञाता था। उसकी चतुराई एवं योग्यता के कारण वह चांसरी के द्वितीय सचिव पद पर पहुंच गया। बाद में उसे विदेशी या विदेश दूत बनाया गया एवं वह यूरोपियन देशों में 23 बार दूत बना। 1502 में वह पोप अलेक्जेंडर के अवैध पुत्र ड्यूक सीजर बोर्जिया से मिला, जो बहुत ही अनैतिकता से शासन करता था। वह उससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसे अपना आदर्श पुरुष मान लिया। बाद में उन्होंने जो द प्रिंस लिखी, वो इन्हीं के ऊपर लिखी थी और अपनी महान रचना द प्रिंस का नायक बना दिया। ठीक है। खेना की जंग में फ्रांस की पराजय हुई। फ्लोरेंस में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई। 1512 में मेदिची के परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र के संदेह में उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसके मित्रों ने उसे छुड़ा लिया और उसके बाद कैसियानो नामक गांव में रहने लगा। तो मैकियावेली जो है, उसने बहुत कम पैसों में फ्लोरेंस का इतिहास लिखा। उसकी सारी रचनाएं 1512 से 1527 के बीच लिखी गई। 1527 में 58 की एज में क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनकी जो फेमस जो रचनाएं है वो है द प्रिंस। तो उसमें वो क्या लिखते हैं, इस ग्रंथ में लोरेंजो को प्रिंस संबोधित किया गया, जो कि आर्बिनो का ड्यूक था। हालांकि यह 1513 में लिखा गया, लेकिन इसका प्रकाशन 1532 में किया गया। इसमें उल्लिखित विचारों की प्रेरणा ड्यूक सीजर बोर्जिया से मिली थी। तो वही है जो निरंकुश शासक था। यह ग्रंथ 26 अध्यायों में विभक्त है, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है वो हमें क्या है, राजतंत्र के बारे में बताता है कि राजतंत्र क्या है, इसको कैसे इसको संचालित किया जाता है, राजा कैसा होना चाहिए। दूसरा भाग बड़े तथा राष्ट्रीय सेना की चर्चा करता है। तीसरा भाग राजनीतिक विचार का है। नेक्स्ट जो उनकी रचना है वो है डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट बुक ऑफ लिवी पर व्याख्या। थर्ड है हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। फोर्थ है नोवेल वेफगर आर्सियोवेलो। फिफ्थ है एक्ट ऑफ वॉर। तो ये मैकियावेली की कुछ रचनाएं हैं, जिसमें से द प्रिंस और डिस्कोर्स ऑन द बुक ऑफ लिवी ये इम्पोर्टेंट है। अब हम इनकी अध्ययन पद्धति के बारे में बात करते हैं। मैकियावेली की अध्ययन पद्धति अनुभूतिमूलक एवं ऐतिहासिक थी। उसकी यह पद्धति अरस्तु, मोंटेस्क्यू और हेगल आदि के समान है। यह पद्धति ऐतिहासिक पर्यवेक्षण, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त थी। तो वो क्या है,
जो ऐतिहासिक पर्यवेक्षण या यथार्थवादी विचारक था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं युग शिशु के रूप में मैकियावेली को क्यों बोला जाता है। तो डनिंग ने क्या है मैकियावेली को युग शिशु के रूप में उसकी पहचान की है। तो डनिंग ने उसे शिशु इसलिए कहा क्योंकि उसने समसामयिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने ज्ञानेंद्रिय पुनर्जागरण के आंदोलन का प्रसार किया था। अब हम पुनर्जागरण को समझ चुके हैं कि क्या था, जिसमें कि जो नए विचार है उसका उदय हो रहा था। ठीक है, जो पुराने विचार है, ठीक है, जो पुरानी संस्कृति है, मूल्य है, उससे आगे बढ़ के जब काम शुरू किया या लोगों ने या लिखना शुरू किया, तो हम उस फेज को क्या है पुनर्जागरण आंदोलन कहते हैं। मैकियावेली धर्म सत्ता का कट्टर विरोधी था। वो क्या है पहले क्या होता था, पोप का शासन चलता था, ठीक है, यूनान में, तो उसका वो कट्टर विरोधी था। उसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता था। मैकियावेली की पूर्ण रचनाएं सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित थी। इटली उस समय 5 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, जहाँ से वो उनका जन्म हुआ था, तो उस टाइम क्या है इटली की ऐसी स्थिति थी कि वो 5 भागों में, एक छोटा सा देश 5 टुकड़ों में बांट लिया गया था। तो वो 5 भाग थे: नेपल्स राज्य, मिलान राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस गणराज्य। यह सभी संघर्षरत थे, अर्थात इटालियन समाज की दशा शोचनीय थी। सैनिक बिकाऊ थे, इसलिए देश के एकीकरण के लिए वह शक्ति का पुजारी बन गया। उसने निरंकुश शासक की आवश्यकता महसूस की। ठीक है, उसने व्यवहारिक विचार दिया कि राजा देश को सबल बनाने के लिए काम करे। उसने नैतिकता को तथा धर्म को स्थान नहीं दिया। उसके अनुसार मानव प्रकृति एवं खूंखार पशु समान होती है। तो उसने बोला कि उसने जब इटली की दशा देखी तो उसने क्या है राजा को संपूर्ण शक्ति दे दी, और राजा के बारे में बोला कि जो राजा का जो विशेष गुण होना चाहिए उसमें, कि वो लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और शेर की तरह उसमें बहादुरी होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर क्या है वो हिंसा का प्रयोग भी कर सकता है या शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। तो मैकियावेली ने क्या है जो व्यवहारिक या आप बोल सकते हैं रियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान दिया। अब हम उनके प्रमुख राजनीतिक विचार के बारे में समझेंगे। तो मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली का कहना था कि मानव स्वभाव बुरा एवं खूंखार है। मानव स्वभाव से ही स्वार्थी, दानवीय प्रवृत्तियों वाला दुष्ट होता है। मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है। मनुष्य दुष्टता के कारण ही अधोगति को प्राप्त होता है। हॉब्स के समान मैकियावेली यह मानता है कि मनुष्य में इच्छा तत्वों की प्रधानता होती है। मनुष्य अपनी आशाओं की प्रचुरता के कारण ही अपराध कर बैठते हैं। क्योंकि मानव दुष्ट है, इसलिए सरकार भी निरंकुश होनी चाहिए। तो वो बोलता है कि जो मानव का जो स्वभाव है वो कैसा है, स्वार्थी है, ठीक है, दुष्ट है, तो इसलिए हमें क्या है निरंकुश शासक की आवश्यकता है। शासन के प्रकार भी मानव स्वभाव पर आधारित है। राज्य स्वाभाविक नहीं बल्कि सुरक्षा की मांग है। शासन की सफलता उसकी शक्ति एवं सुदृढ़ता है, नैतिकता या परोपकारी नहीं। राजनीति और नैतिकता का वो क्या है पृथक्करण करता है। अपरिवर्तनीय मानवीय स्वभाव। प्लेटो राजनीतिक शास्त्र को नीति शास्त्र का अंग मानता था, लेकिन मैकियावेली राजनीति को नैतिकता से पृथक मानता था। प्रिंस को नैतिक सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए, वो प्रिंस को सभी अनैतिक साधनों के प्रयोग की आज्ञा देता है। तो ये बात भी अभी हमने की कि जो मैकियावेली है वो जो प्रिंस को है यानी कि शासक को या राजा को क्या है वो सारी शक्ति देता है, वो उसे निरंकुश बना देता है। क्योंकि उसका मानना है कि जो प्रजा होती है या जो मनुष्य होते हैं उसका स्वभाव कैसा है, वो बुरा है, ठीक है, वो स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है। तो ऐसे मनुष्यों को कंट्रोल करने के लिए या नियंत्रित करने के लिए क्या है हमें निरंकुश राजा की आवश्यकता होती है। इसलिए मैकियावेली क्या है उसे पूर्ण शक्ति दे देता है राजा को।
ना तो कोई प्राकृतिक कानून है और ना सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत कोई अधिकार राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः पृथक करना चाहिए। अब हम व्यक्ति एवं नैतिकता के बारे में समझ लेते हैं। मैकियावेली राज्य की नैतिकता में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वह जन नैतिकता का समर्थक है। वह नैतिकता का द्वैध सिद्धांत पेश करता है। इतिहास के संबंध में मैकियावेली द थ्योरी ऑफ चेंज का निरूपण करता है। परिवर्तनों का मूल कारण वासनाएं है। तो क्या है, मैकियावेली बोलता है कि राज्य की जो नैतिकता है में विश्वास नहीं करता, लेकिन वो जन नैतिकता में विश्वास कर सकता है। वो बोलता है कि हम क्या है, जो व्यक्ति के अंदर नैतिकता हो सकती है लेकिन राज्य के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति का जो स्वभाव है बुरा है तो राज्य को भी उस प्रकार से उसे ट्रीट करना पड़ेगा। राज्य की उत्पत्ति के बारे में वो क्या बोलता है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण मानव समुदाय का कोई सामान्य हित था। ठीक है, इस सामान्य हित से व्यक्ति के हित जब संयुक्त हो जाए या हो गए तो राज्य का निर्माण हुआ। राज्य सर्वश्रेष्ठ है, तो राज्य को वो क्या है, श्रेष्ठ मानता है। राज्य का वर्गीकरण, तो मैकियावेली ने राज्य का नहीं बल्कि शासन तंत्र सरकारों का वर्गीकरण किया है। इसमें उसने अरस्तु का अनुसरण किया है। राज्य भी परिवर्तनशील है, तो अरस्तु के समान ही वो क्या है, राज्य की जो शासन प्रणाली है उसका अनुसरण या उसका वर्गीकरण करता है। मैकियावेली क्या है, राजतंत्र को उच्चतम और ओलिगार्की की आलोचना करता है। ठीक है, जो कुलीन तंत्र है उसका वो विरोध करता है, आलोचना करता है और राजतंत्र को उचित मानता है। लेकिन उसकी जो सबसे अच्छी शासन प्रणाली है वह है गणतंत्र। लेकिन वो बोलता है कि गणतंत्र क्या है, सभ्य लोगों के लिए ज़रूरी है। जिस समाज में सभ्य लोग रहते हैं वहाँ गणतंत्र जरूरी है, लेकिन जिस समाज में बुरे लोग, स्वार्थी लोग रहते हैं तो वहाँ के लिए क्या है, राजतंत्र शासन प्रणाली दी बेस्ट है। यह राज्य विस्तार की बात करता है तथा संपत्ति का कट्टर समर्थक था। उसका मानना था मानव अपने पिता की हत्या भूल सकता है लेकिन संपत्ति के अपहरण को नहीं भूलता। तो ये कोटेशन भी कई बारी एग्जाम में आई है कि ये किसने कहा है कि जो मनुष्य है अपने पिता के हत्यारों को भूल सकता है लेकिन जिसने उसकी संपत्ति छीनी हो उसे वो कभी नहीं भूल सकता। मैकियावेली 3 प्रकार की सुरक्षा की बात करता है, जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और स्त्री का आदर। तो ये किसका काम होगा, राज्य का काम होगा। अब हम देखते हैं विधि की अवधारणा। विधानमंडल सर्वशक्तिमान है, लोग विधि पालन भय से करते हैं। वो केवल सिविल लॉ की बात करता है। हंसो का कहना है कि वह राष्ट्र राज्य का जनक था। ठीक है, मैकियावेली को क्या है, राष्ट्र राज्य का जनक भी कहा जाता है। मैकियावेली वस्तुतः राजतंत्र का समर्थक नहीं था, वो गणतंत्र को आदर्श मानता है। तो ये बात भी हमने अभी डिस्कस की। क्यों मानता है, क्योंकि वो बोलता है कि जिस समाज में सभ्य लोग हो, ठीक है, वहाँ के लिए क्या है, गणतंत्र शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन जिस समाज के जो नागरिक है वो स्वार्थी हो, दुष्ट हो, ठीक है, तो वहाँ के लिए क्या है, राजतंत्र उन्होंने सजेस्ट किया है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहलाया, तो मैकियावेली को जो आधुनिक राजनीति चिंतक का जनक क्यों कहा गया, तो इसके पीछे का रीजन है राजनीति में यथार्थवादी दर्शन दिया। तो उन्होंने क्या है, यथार्थवादी विचार रखे, ना कि उन्होंने क्या है, आइडियलिस्टिक अप्रोच अपनाई। उन्होंने जब अपने समय की जो स्थिति देखी अपने देश की, तो उनको लगा कि क्या है, एक ऐसे निरंकुश शासक की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तभी उन्हें क्या है, यथार्थवादी कहा जाता है। व्यवहारिक राजनीति पर बल दिया उन्होंने, इसलिए भी कहा जाता है।
राजनीति को नैतिकता से पृथक किया उन्होंने, ठीक है। नैतिकता दूसरी चीज़ है और राजनीति दूसरी चीज़ है। हम राजनीति में क्या है, नैतिकता को ज़्यादा महत्व नहीं दे सकते, ये मैकियावेली ने कहा। कैटलिन के अनुसार वो प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। वो राज्य को साध्य मानता है, यानी कि जो राज्य है वो लक्ष्य है और जो राष्ट्र राज्य है वो उसका समर्थन करता है। शक्ति सत्ता का प्रयोग, ठीक है। कूटनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, राष्ट्र राज्य का प्रथम उद्घोषक। तो ये था, ये कारण थे जिससे हमें क्या है ये पता चलता है कि आधुनिक राजनीतिक चिंतक का हम जनक कहते हैं मैकियावेली को। तो मैकियावेली के बारे में ये वीडियो थी। तो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।